So we talked about sociological perspective, historical conditions of the sociological perspective, of the origin of the sociological perspective. We talked about French Revolution, Industrial Revolution, and Reformation movement, or in other words, Enlightenment movement, right? Then we talked about, right, what are the nature and scopes of sociology, right? We talked about sociological imagination, sociological perspectives, right? And now we are talking about the interrelationship between sociology and other social sciences. We talked about what are the interrelationship between sociology and economics, right? What is the major distinction between economically and sociologically? What is the major difference between sociology and political science? Today we are going to talk about sociology and psychology, right? So when we try to understand psychology and how psychology is distinguished from sociology, in last class I talked about sociology thinks there is something outside the individuals which regulates your life, which regulates your social action, or in other words, the causal factor of your social action are outside the individual, be it culture, be it environment, be it your family, be it your organization, right? So individual are regulated by outside, right? समाज की जो शक्तियां हैं जो इंडिविजुअल के बाहर हैं वो इंडिविजुअल को रेगुलेट करती है. Psychologists assume that factors are inside the individual, right? जो इंडिविजुअल को रेगुलेट करती है वो फैक्टर्स जो है इंडिविजुअल के इनसाइड होते हैं, राइट? इंडिविजुअल के इनसाइड क्या होता है? इंडिविजुअल का माइंड, राइट? इंडिविजुअल का परसेप्शन, इंडिविजुअल का कॉन्सेप्शन, इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस, राइट? ये जो फैक्टर्स हैं ये इंडिविजुअल को रेगुलेट करते हैं, राइट? इसीलिए जो साइकोलॉजी है उसको बोला जाता है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर, राइट? We talked about the historical development of psychology, right? William Wundt, he experimented in Germany, right? And if you see the pattern of research, right? Psychology is more close to natural science, राइट? बिकॉज जितने भी साइकोलॉजी में रिसर्च होते हैं वो लेबोरेटरी में होते हैं, राइट? चाहे वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है या फिर मेंटल एबिलिटी के बारे में जज किया जाता है, या फिर जो एक स्कूल है साइकोलॉजी का जिसको हम बिहेवियरल स्कूल बोलते हैं, वो ऐसा मानता है कि देयर इज नो मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, राइट? इसीलिए जितना भी लर्निंग थियरी है वो चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है या फिर वो कुत्तों के ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया है
या फिर चिंपैंजी के ऊपर वो रिसर्च करते हैं, और उसके बाद जो वो ऑब्जर्वेशन प्राप्त करते हैं उसको वो ह्यूमन के ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन सोशियोलॉजी का जो रिसर्च होता है वो प्रॉपर सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही, ह्यूमन सोसाइटी में ही वो किया जाता है, राइट। तो वो ये एक मेजर डिस्टिंक्शन हम देख सकते हैं, राइट। चूंकि इंडिविजुअल के इनसाइड वाला जो फैक्टर है उसको साइकोलॉजी डिटरमाइन करने की कोशिश करता है, इसीलिए उसका जो रिसर्च है वो ज्यादा नेचुरल साइंस के मेथड को अप्लाई करता है, राइट। जैसे इंडिविजुअल के माइंड को वो समझ रहा है, या हमारे परसेप्शन को समझ रहा है, या हमारे कॉग्निशन कैपेसिटी को समझ रहा है, या हमारे इमोशंस को समझ रहा है, और उसका क्या कंसिक्वेंसेस है सोशल इन्वायरमेंट पे। ये जो है साइकोलॉजी का पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। सोशियोलॉजी का पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? सोशल इन्वायरमेंट का क्या असर होता है ह्यूमन माइंड पे, सोशल इन्वायरमेंट पर क्या असर होता है इमोशन पे, कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। तो आप देखो कि दोनों में ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का डिस्टिंक्शन है, राइट। फिर जब हम सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के इंटर रिलेशंस को अगर हम समझ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि देयर इज ए बिकॉज द डोमिनेंट ऑफ interdisciplinary method, right, we have very new development of psychology and sociology in terms of the development of social psychology, right। एक social psychology एक discipline आया है जहां पे हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी का जो कंसर्न है और सोशियोलॉजी का जो कंसर्न है, उस दोनों कंसर्न के को एक प्लेटफॉर्म पर लेके हम ह्यूमन बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, राइट। और जितने भी फाउंडर्स सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, चाहे वो ऑगस्ट कॉम्ट हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो इमाइल डर्कीम हो, राइट, they rejected the very conception of psychological, right। सपोज एक थिंकर हुए इमाइल डर्कीम, उन्होंने एक रिसर्च किया सुसाइड के ऊपर कि इंडिविजुअल सुसाइड क्यों करता है, राइट। और उसमें पाया कि ये जो इंडिविजुअल का जो सुसाइड का जो अटेम्प्ट होता है, या कोई भी इंडिविजुअल जो सुसाइड करता है, उसको हम मानते हैं कि ये मेंटल अनफिट की वजह से या साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है, इस वजह से सुसाइड किया है। लेकिन उनका जो रिसर्च है वो ये प्रूव किया, और सोशियोलॉजी में सबसे पहला जो मेथोडोलॉजिकल रिसर्च, स्टैटिकल रिसर्च हम जिसको कहते हैं, वो इमाइल डर्कीम का हुआ। और इमाइल डर्कीम ने क्लेम किया कि सोसाइटियल फैक्टर के वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है, या सोशियोलॉजिकल फैक्टर यानी सोसाइटियल फैक्टर की वजह से इंडिविजुअल सुसाइड करता है। और उसमें उन्होंने सोशल इंटीग्रेशन को मेजर किया, राइट। जो रिलीजियस होते हैं वो कम सुसाइड करते हैं, जो रैशनल होते हैं वो ज्यादा सुसाइड करते हैं, जो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं वो ज्यादा सुसाइड करते हैं, राइट। जो आर्मी ऑफिसर्स, जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो ज्यादा सुसाइड करते हैं, जो फैमिली से इंटीग्रेटेड लाइफ को जीते हैं वो ज्यादा वो कम सुसाइड करते हैं, राइट। तो सोशल इंटीग्रेशन प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। मतलब कि उन्होंने चैलेंज किया इस नोशन को कि इवन सुसाइड, जो कि एक सिंपल, आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि साइकोलॉजिकली कॉज्ड बिहेवियर है, उसका भी एक सोशियोलॉजिकल डायमेंशन है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर है, सोसाइटियल फैक्टर है, जो उस साइकोलॉजिकल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो इवन कॉम्ट जो है उसने भी जो है काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर को जो है वो क्रिटिसाइज किया है, राइट। लेकिन बाद में जो रिसर्च हुआ है, जब से माइक्रो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, मतलब जब से सोशियोलॉजी में
सिस्टम के बजाय इंडिविजुअल को देखना शुरू किए, सोशल स्ट्रक्चर के बजाय इंडिविजुअल को देखना शुरू किए, उस समय से हम धीरे 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 देखते रहे हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च का हमारे साथ जो है एक बहुत गहरा फंक्शनल कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हुआ है, राइट। इसीलिए जो जितने भी रिसर्च हुए हैं, जैसे सबसे बड़ा जो रिसर्च हुआ है जो साइकोलॉजी के को सोशियोलॉजी से रिलेट किया है, फंक्शनल एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करने का कोशिश किया है, वो है रिसर्च ऑन पर्सनालिटी, राइट। पर्सनालिटी हम आगे बता, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? लिटरल सेंस होता है पर्सनालिटी का मास्क, राइट, व्यक्तित्व, राइट। समटाइम यू बिकम मदर, समटाइम यू बिकम डॉटर, समटाइम यू बिकम स्टूडेंट, समटाइम यू बिकम फ्रेंड, समटाइम यू बिकम कजिन, राइट। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रोल है इंडिविजुअल का, राइट, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इंडिविजुअल प्ले करता है, राइट। उसका एक व्यक्तित्व है, उसका एक मी है, राइट। एक होता है आई, एक होता है मी, राइट। आई जो है वो बायोलॉजिकल सेल्फ है आपका, मी जो है आपका वो जिसको क्या कहते हैं सोशियोलॉजिकल सेल्फ है, राइट। मी मतलब जनरलाइज्ड अदर, राइट। कभी आप फ्रेंड होती हो, कभी आप डॉटर बन जाती हो, कभी आप सिस्टर बन जाती हो, कभी आप स्टूडेंट बन जाती हो, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपका आइडेंटिटी है जब चेंज होता है, वो क्यों चेंज होता है? एक कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता है, राइट। जब आप स्कूल में हो, जब आप कॉलेज में हो, तो आपकी जो मी है, जो आइडेंटिटी है, वो जनरलाइज्ड अदर, यानी वो जो क्या बन गई? स्टूडेंट बन गई, राइट। फैमिली में हो तो आप डॉटर हो, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट टाइम में प्ले करता है। इसको भी हम सोशल साइकोलॉजी में जब हम चीज़ों को समझेंगे तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्यों वेरीज होता है हमारा रोल, राइट। तो जो सोशल साइकोलॉजी होता है बेसिकली, जो मतलब साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का मिक्सर है, वो किसी भी चीज को जो समझता है इंटरफेस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ फिनोमिना, नेचर एंड द कॉज ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, राइट। एक और मैं रिकॉल करना चाहूंगा, एक जो इम्पोर्टेंट डिबेट रहा है साइकोलॉजी में, वो उसको हम नेचर एंड नर्चर का डिबेट बोलते हैं, बायोलॉजी एंड कल्चर का डिबेट बोलते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा डिबेट है। ब्रीफली मैं उसको आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आप साइकोलॉजिकल फैक्ट को समझेंगे इन फ्यूचर, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि क्या आप अपने आपका जो व्यक्तित्व है वो बायोलॉजी के वजह से है या कल्चर के वजह से है, राइट। मतलब कि आप आप अपने फादर और मदर का फोटो कॉपी हो, राइट। बायोलॉजी का मतलब जेनेटिक्स, राइट। वेदर यू आर ए एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक्स और कल्चर। कल्चर का मतलब कि आपकी जो व्यक्तित्व है वो एक लर्न व्यक्तित्व है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के वजह से आपका ये पर्सनालिटी बना है, राइट। तो नेचर और नर्चर का डिबेट यही है कि जो जेनेटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि इंसान का जो बहुत ज्यादा, अगर हम कहें कि इंसान का जो व्यक्तित्व है वो उसके जेनेटिक्स के वजह से है, राइट। कोई इंटेलिजेंट है तो उसका जेनेटिक की वजह से है, कोई अगर बहुत ज्यादा क्रिएटिव है तो उसके जेनेटिक्स की वजह से है, राइट। तो और दूसरा पहलू है कि कोई भी दूसरा जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि आप जो हो आप अपने कल्चर के वजह से हो, जिस तरह का आपने स्कूल पाया, जिस तरह का अपना फ्रेंड सर्किल है, जिस तरह का आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, जिस तरह का आप म्यूजिक सुनते हो, जिस तरह का आप फिल्म देखते हो, आपकी व्यक्तित्व जो है उस तरह की बनी है, राइट। तो ये एक मेजर डिस्टिंक्शन है और काफी लंबा डिबेट है साइकोलॉजी को
समझने के लिए ये बहुत बड़ा जरूरी डिबेट है, जिसने साइकोलॉजी को एक्चुअली दो फील्ड में बांटा, जेनेटिकल साइकोलॉजी और सोशल बिहेवियरल साइकोलॉजी, राइट। तो सोशल साइकोलॉजी में पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा रिसर्च हुआ है, और सोशियोलॉजी में जो भी हम पर्सनालिटी को समझते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, राइट, जब हम जैसे क्रिमिनल जब हम आपको क्राइम पढ़ाएंगे, राइट, तो वहां पर भी हम ये कोशिश करेंगे समझे और समझने और समझाने की कि इंसान क्रिमिनल क्यों होता है, राइट, किस तरह का पर्सनालिटी वाला इंसान क्रिमिनल होता है, राइट, किस तरह का क्राइम क्यों होता है, क्यों लोग क्राइम में इन्वॉल्व होता है, राइट। उसमें एक पर्सनालिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लिम्ब्रेशो के बाद जितने भी रिसर्च हुए हैं उसने पर्सनालिटी को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है, राइट। तो जो JW अल्पोर्ट है, ALLPORT, he defines social psychology. Social psychology is the study of the thought, feelings, behavior of individual as shaped by imagined or implied the presence of other, right। मतलब जब भी हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे शेप होता है, राइट। हम जो भी एक्शन करते हैं वो हमें हमेशा दूसरे के अपोज में वो एक्शन करना पड़ता है, दूसरे के प्रेजेंस में वो एक्शन करना होता है, राइट। जैसे आप अकेले जो हो बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हो, राइट, लेकिन जब आप ग्रुप में आते हो तो आप बिल्कुल ग्रुप डायनेमिक्स से कंसर्न होते हो, राइट, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट। इसीलिए इंसान अकेला में बहुत अलग तरह का बिहेवियर करता है, जब वो ग्रुप में आता है वो बिल्कुल अलग तरह का बिहेवियर करता है, राइट। क्योंकि हमारा जो थॉट है, हमारा जो फीलिंग है, हमारा जो बिहेवियर है वो हमेशा शेप्ड होता है, राइट, वो कंडीशनड होता है, राइट, हमेशा प्रेजेंस ऑफ अदर्स के, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल लोकेशंस के वजह से, जब हमने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की हुई थी, राइट। सोशल साइकोलॉजी हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल इंटर रिलेशंस को मेजर करता है, राइट, सोशल सिचुएशंस को मेजर करता है, राइट। और एल्पोर्ट के अलावा बहुत ऐसे सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जिसने इस इंटर डिसिप्लिनरी नेचर को काफी सिग्निफिकेंट माना, राइट। और इसी में जो जो हमारा कॉग्निशन कैपेसिटी है, जब हम जो भी इंडिविजुअल किसी भी चीज को समझता है, राइट, या जो एक तरह का एक अप्रोच ही है सोशल साइकोलॉजी में, जो इन्वेस्टिगेट करता है कि इंसान किसी चीज को कैसे समझता है, इंसान किसी चीज को किस तरह से मीनिंग अटैच करता है, राइट, इंसान कैसे मेमोरी या जजमेंट कैसे वो करता है, राइट, प्रिडिक्शन कैसे इंसान कर लेता है दूसरे के बिहेवियर का, राइट। तो ये जो आयाम है ये सोशल साइकोलॉजिकल आयाम है, राइट। इसीलिए जब भी हम स्कोप की बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी की, तो सोशल साइकोलॉजी हमेशा देखता है कि इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल ऑन अदर, इंडिविजुअल का दूसरे के ऊपर क्या असर हो रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप का इंडिविजुअल के ऊपर क्या असर हो रहा है, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के ऊपर क्या असर हो रहा है, इंडिविजुअल का ग्रुप के ऊपर क्या असर हो रहा है, जिस ग्रुप का वो मेंबर है, जिस ग्रुप में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट, और इंडिविजुअल के ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर क्या असर है, राइट। तो ये सारे आयाम हैं जहां पे हम
साइकोलॉजी को, सोशल साइकोलॉजी के आयाम को समझते हैं विथ रेफरेंस टू सोशियोलॉजिकल आयाम, राइट। जब हम सोशियोलॉजिकली किसी चीज को समझ रहे हैं तो हमने देखा कि हमारे पास एक टूल किट होता है, राइट। हम एक मेथड से इक्विप्ड होते हैं जब हम सोशियोलॉजिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं। उस थिंकिंग को हमने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के नाम से जाना था, राइट। Even our day-to-day life is influenced by many factors, right? जब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हम कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि आखिर किन फैक्टर्स की वजह से हमारा लाइफ गवर्न होता है। तो हमने देखा था वो फैक्टर्स फैमिली भी हो सकता है, वो वैल्यूज भी हो सकता है, वो सोशल नॉर्म्स भी हो सकता है, राइट, which in turn are shaped by larger social factor, right? इसीलिए सी राइट मिल का जो ऑब्जर्वेशन है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास कि हम किसी चीज को कैसे सोशियोलॉजिकली समझ रहे हैं। हाउ एन इंडिविजुअल understand their own and other past in relation to history and social structure, right? जब हम याद है जब हमने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को समझा था तो उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर को अंडरलाइन किया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिस्ट्री और दूसरा है बायोग्राफी, राइट। इन अदर वर्ड्स हिस्ट्री और सोशल स्ट्रक्चर, राइट। और सी राइट मिल कहता है कि सोशियोलॉजी मस्ट अंडरस्टैंड द लार्जर कल्चरल, स्ट्रक्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिफोर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन, राइट। इसीलिए हम देखते हैं कि हाउ सोशियोलॉजी गिव्स पर्सपेक्टिव टू द हिडन फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एक्शन, राइट। इसीलिए सोशियोलॉजी स्टडीज बियॉन्ड द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। सॉरी, हाँ ज्योति, यू वांट टू आस्क समथिंग? Jyoti, you want to okay. So this is how you can understand the things beyond the immediate context, how you can broaden your perspective, right? How you can see the things which is invisible, right? Once you apply sociological imagination, you will see things that is totally different from common sense, that is totally different from public opinion, right? Whether we understand the influence of attitude, whether we try to understand the behavioral or culture, right? Whatever. So sociological imagination equips social psychologists with a vision essential to think that or about all the possible social factors, all the possible social conditions that may influence individual thought, that may influence individual process of thinking, individual feelings, and individual behavior, right? And how can you understand all the conditions, social factors? You have to understand first social norms, social values. Social norms का मतलब जो भी प्रिवेलिंग सोशल एजम्पशन है जिसके वजह से आप सोसाइटी में नॉर्मल होते हो, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी इंसान फ्यूडल सोसाइटी में रह रहा है और वो बिल्कुल वेस्टर्न सोसाइटी के जैसा लाइफ को जिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उस सोसाइटी के लिए एबनॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर सोसाइटी के एजम्पशन को चैलेंज कर रहा है, राइट? चाहे वो ड्रेस का पैटर्न हो, चाहे वो हैबिट ऑफ फूड हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो सोशल नॉर्म जो है, इट इज ए ब्लू प्रिंट ऑफ आवर सोशल बिहेवियर,
राइट। हम जो भी सोशल एक्शन करते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट है, और social norms are behavioral guidelines that regulate our behavior, right? So social norm is associated with the rules of conduct which ought to be followed by the individual in particular society, right? फिर होता है वैल्यूज। वैल्यूज जो होता है, it refers to the some deeply hold ideals and belief, right? जब आप डिस्टिंक्शन करते हो, what is right, what is wrong, what is good for the society, what is bad for the society, in that sense you applying you are applying values, right? Because values gives the very distinction or the sense of distinction between good and the bad in society, because value portrays an ideals, right? Ideals, value portrays an a standard that society would like to embrace and live up to. Then another factor which is responsible for our social behavior is our culture, right? Culture, what man-made part of culture? Man-made part of environment is known as culture. Whatever, religion, this building, computer, technology, mobile phone, everything that is man-made part of environment is known as culture. In sociological sense, we also incorporate more, right? Something is visible in the culture, something is invisible in culture, right? And culture literally refers to the unique patterns of behavior and belief specific to a particular society, right? So suppose when we talk about Indian culture, right, we have a sense of caste system, we have a sense of domination of our family values, we have a sense of, right, sanskar, context of vivah and all these things. When you have Western culture, right, you have a sense of, say, freedom oriented life, right, leisure oriented life, right, materialistic life, right? Because culture gives a sense of life, in other words, and all societies have their own culture, right? So what is the major distinction between East and the West? It is the distinction of culture, it is the distinction of way of life, right? So the all components of culture include, say, symbol, say the language, say the belief, norms, material artifice, right? And culture, the beauty of culture is shared aspect of reality, right? You shared, right? Another factor that is responsible for our social action is roles, right? As I have just mentioned, right? Your me aspect of self. Sometimes you become friend, sometimes you become daughter, sometimes you become mother, sometimes you become a sister, right? So this is the roles and a status. So roles are the pattern and behavior that we recognize with each other and that are representative of a person's social status. For instance, while listening this lecture, you play the role of a student. I play the role of teacher. Besides this, you have many other roles, such as I have just mentioned, boys are son, girls are daughters, boys are brothers, son, daughter are girls are sisters, you are neighbors, right? So these are other roles, right? And the term status is used to describe the responsibilities. Status is used to describe the benefits or the prestige, privilege,
person experience depending upon his or her rank and role in the society. Right now you are a son, so your status is a son, so you have very a lesser amount of privilege in comparison to your father. आपके फादर के पास ज्यादा स्टेटस है, ज्यादा बड़ा स्टेटस है, आप सन के पास कम स्टेटस होता है, राइट। और ये जो रोल्स है, ये जो स्टेटस है, ये सोशल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता है, राइट। जब भी हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम सोशल रिलेशंस की बात करते हैं, और सोशल रिलेशंस जो है रोल्स और स्टेटस के वजह से कंस्ट्रक्ट होता है, राइट। Another factor which is responsible for our construction of the social behavior is socialization process, right? You are a biological animal, biological entity when you are born. And when a biological organism converted into a social animal through the process, and this process is known as socialization. And socialization is the process through which, begins at birth and is a continuous process. When a newborn child acquires the social norms, when a newborn child accepts or internalizes the culture, behavior pattern, belief, values deemed significant and appropriate by the social group, right, through the process. And this process is known as socialization process. And socialization serves many functions in the society, and the most important function, one, to maintain the social order, maintain the social stability, right? So these are the very important responsible factors for the maintenance of social order in the society, right? And when we talk about concepts and methods of sociology used in social psychology, then we have many methods, right? We try to understand things social psychologically as well, right? So there is a interconnection between disciplines, right, as well, and we have to understand the interconnections, right? Suppose I give one example, and through this example we can understand how we can see things interdependently and how we can see things dependently. Suppose if we were to seek a general, social scientific explanation of, say, the cause of a particular married woman who is unable to get a job, right? Then how psychology explains this fact, how economic explains this fact, and how sociology explains this fact. एक married woman है and she is unable to get a job. साइकोलॉजिकली कैसे वो चीज दिखाई देगा हमें, सोशियोलॉजिकली कैसे वो चीज हमें दिखाई देगा, राइट, इकोनॉमिकली कैसे वो चीज दिखाई देगा. So this is the fact. A particular woman who is unable to get a job. First, let me use a psychological dimension. Suppose I am a psychologist, I will see things like, okay, perhaps her personality and intense nervousness led to her feeling in interview. So she is not able to clear interviews. Therefore,
a particular woman is not, able to get a job, right? So this is my psychological point of view. So economically, how we can see the things, this thing particularly. So when we apply economical dimension, I will say, maybe wage paid to women in these areas would be insufficient to allow her to pay bus fares or child minder, right? So this is the economical dimension, right? And when I use sociological dimension, I will see the same thing in different way. What I will see? I will see, like, maybe, her husband possibly comes from a culture where working wives are frowned upon, right? Maybe comes from a culture of feudal society where women are not allowed to have a job, right? So see, one fact can be seen in three different dimensions. A particular married woman who is unable to get a job, right? Psychology sees things differently, economically see things differently, sociologically see things differently. So we cannot say in social science that something is wrong. Something is wrong or right based upon perspective, right? Suppose we cannot say here ki psychological fact is wrong, sociological fact is right, or economical dimension is wrong, psychological dimension is right. We cannot say. So perspective is very important. So whatever I am saying, right? And if you have a better perspective, you can challenge my observation, right? So social science gives perspective, right? When you read theories of social science, you will get a better perspective to know the world. Once you know the better perspective, you will have better argument, right, to justify your observation, right? So therefore it's very important. Suppose sometimes psychological cause is correct, sometimes psychological cause is wrong, sociological factors is responsible, right? But you have to understand all the very approaches of social sciences, right? And psychologically, sociologically और economically dimension कैसे अलग हो गया? Because discipline distinguished by their methods, their concepts, their study of analysis, right? So different disciplines, same issue, have different, observation, right? Poverty, suppose if you see things economically, you will have better, observation regarding poverty. And the same thing, when you apply sociological dimension, you will get a different observation, right? Why? Because discipline distinguished by their methods, discipline distinguished by their style of analysis, concepts, right? So this is the one of the bigger question, right? So I think we have to understand things interdisciplinarily, right? I think we are done with this aspect, and I want to explore some more interrelations. But as far as the basic understanding is concerned, I think I am done. So if you have any questions, right, you can ask, right? But you have to read all other sciences, right?
because sometimes law seeks helps to develop sense through the theories of other social sciences, and theories are very important. कोई भी जो theory होता है, it's a very important thing. What is theory? Theory is a set of claims which explain something how it works, or in other words, it's an idea, right? Ideas about how phenomena relate to each other, especially about how particular event or action tend to lead others. So theorizing is about generalizing and is at the heart of all social scientific endeavor, right? So theories are very important. So if you have any question regarding the interrelationship between sociology and other social sciences, you can ask me. No, sir. So you have to understand, like uh, very easy understanding of society comes from common sense, right? Because common sense views reality in a very, academically we can say the lower standard, right? Then we have sociological view of reality, which gives the actual sense of reality, right? So uh, sociological and common sense perception of the complexity of social reality, can be explained in this way, right? So you can once you read things in detail, you will understand things in better way, right? You will read the concepts, right? You will understand the analysis structure, all right? You will understand the techniques of investigation, and you have to apply the sociological techniques of investigation in your everyday life, right? Because when once suppose classroom conversation is not meant for just getting a degree, but for the better understanding of your life as well, for the uh, development of your life in a better way, right? This is the objective of social science. So if you have any queries regarding interdisciplinary, in next class we are going to talk about the interrelationship between sociology and law, and this will be uh, one of the exciting class. So kindly join tomorrow.